Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. हेलो एंड वेलकम टू प्रेप लैडर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। और जैसे कि मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, आपको लोकेशन याद रखने की ट्रिक्स बताई थी, तो आपने उसको चेक नहीं किया होगा तो कल के वीडियो में जाके जरूर चेक करें। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना हार्ड वर्क हम करते हैं उसके साथ साथ हमको स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो प्रीलिम्स जैसी एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि मैं फिर नए 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आज मैं फिर आपके लिए 5 नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलो उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन कौन सी ट्रीटी से बनी थी? तो यूरोपियन यूनियन जो हमारा एक यूनियन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से बना था, ना कि ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वर्साइली एंड बेसल कन्वेंशन। हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये जो थर्ड नंबर पर जो ट्रीटी है ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था, जर्मनी और अलाइड पावर के बीच में। तो ये हम इससे इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली बेसल कन्वेंशन और ट्रीटी ऑफ वियना भी एलिमिनेट हो सकती है। तो यहां से हम इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। अब देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। रिसेंटली ईयू काफी बार न्यूज में बना रहता है। ईयू से इंडिया के रिलेशन, ईयू इंडिया के साथ काफी ट्रीटीज करता रहता है। तो ईयू में रिसेंटली अभी ब्रेक्सिट भी हुआ है, तो इसलिए ईयू न्यूज में बना रहता है। तो अब हम देखते हैं कि ईयू होता क्या है, ईयू कब बना, ईयू का मेंबर कंट्रीज कौन सी है, ये सबको हम अब फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप में आप देख सकते हो, इसमें ईयू मेंबर कंट्रीज दिखाई गई है, जिसमें ब्रिटेन अब इसका पार्ट नहीं है ब्रेक्सिट के बाद से। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है। अब हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन है क्या। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से बना था इन 1993। 1992 में ट्रीटी साइन हुई थी, 1993 में ये इसको फोर्स में आई थी। ठीक है, ट्रीटी, अब इस ट्रीटी के बारे में देखते हैं कि ये किस लिए डिजाइन की गई थी, इसका मेन टारगेट क्या था, इसका मेन मैंडेट क्या था। तो ट्रीटी का जो मैंडेट था, ट्रीटी वाज डिजाइन टू इनहेंस यूरोपियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस ट्रीटी को बनाया गया था। और यूरोपियन यूनियन हमारा क्या है, वो एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ही है। अब देखते हैं हम कैसे है। बाय क्रिएटिंग अ सिंगल करेंसी, 1993 में ही यूरो करेंसी जो है वो फॉर्मुलेट की गई थी, और यूरो जो है वो यूज में आई थी सबसे पहले 1993 में, जो पूरे यूरोपियन यूनियन उसको यूज करता है। अब इसमें एक क्लॉज जरूर है कि सारी कंट्री को यूज करना कंपलसरी नहीं है। जैसे ब्रिटेन अपनी खुद की करेंसी यूज करता था, तो यूरोपियन यूनियन में रह के भी आप यूरो नहीं यूज करोगे, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब सिंगल करेंसी हो गया, यूनिफाइड फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, ईयू का यूनिफाइड पॉलिसी होगा इस सेंस में। ठीक है, थर्ड है कॉमन सिटीजनशिप राइट्स होंगे। और चौथा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल। फ्री मूवमेंट अलाउड है ऑल ओवर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। ठीक है, इंटर कंट्री ट्रेवल और ये सब बहुत आसान है, क्योंकि ये एक यूनिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम है, तो जहां गुड्स, सर्विस, सबका फ्री मूवमेंट बहुत इजीली हो जाता है। और बाय क्रिएटिंग ऑल दीज थ्री एंड बाय एडवांसिंग कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड जुडिशियल अफेयर्स। तो बाकी सारे सेक्टर्स जो भी हैं हमारे, जुडिशरी हो गया, जुडिशियल हो गया, इमिग्रेशन हो गया, असाइलम हो गया, इन सब में भी उसको कोऑपरेशन के लिए ये ट्रीटी को डिजाइन किया गया था, जिसके अंडर में ईयू एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि ईयू के मेंबर्स कितने हैं। ईयू में टोटल 27 मेंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग यूके जो अभी बाहर हो गया है ईयू से। 27 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसका मैंने आपको अभी मैप दिखाया, ये सारी 27 कंट्रीज हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज है। सारी नाम याद रखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, कब फॉर्म हुआ था, कौन सी ट्रीटी से फॉर्म हुआ था। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विथ आसाम। आसाम अभी रिसेंटली न्यूज में था। आप इस
पांचों कंट्रीज में से कौन कौन सी आसाम से बॉर्डर शेयर करता है, इसका आंसर मुझे दीजिए। मैं बताता हूं आपको कि ये न्यूज में क्यों था, और हम इसको चेक करेंगे बाय मैप कि कहां कहां कौन कौन सी कंट्री इसको टच करती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, ये पांचों ही कंट्री आसाम को टच करती है। अब हम देखते हैं कि आसाम न्यूज में क्यों था। आसाम रिसेंटली अभी मेघालय और आसाम के बीच में काफी बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, बाउंड्री डिस्प्यूट्स, क्योंकि मेघालय जो था वो आसाम से ही अलग हटके बना था, नया स्टेट 1972 में। तो जैसा कि यहां लिखा है कि 1972 में मेघालय आसाम से अलग हुआ था, तो काफी डिस्प्यूट्स रह गए थे। उन्हीं डिस्प्यूट्स को अभी रिसेंटली दोनों ने की स्टेप्स लिए हैं टू रिजॉल्व दोज बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो इसलिए आसाम अभी रिसेंटली न्यूज में था। अब हम बात करते हैं इसको कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं, तो आपको यहां मैप से क्लियर हो रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश टच करता है, नागालैंड टच करता है, मणिपुर टच करता है, मिजोरम भी टच करता है, मेघालय भी टच करता है, एंड वेस्ट बंगाल भी टच करता है। एक और मैप मैंने ऐड किया है, उससे और आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, मणिपुर टच कर रहा है, मिजोरम एंड त्रिपुरा भी टच कर रहा है, मेघालय भी टच कर रहा है, प्लस ये जो हमारा चिकन नेक है, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहां से वेस्ट बंगाल भी इसको टच कर रहा है। तो ये सारी इसकी बॉर्डरिंग कंट्री से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पुट करता है। कभी वो लेटीट्यूड्स के ऊपर क्वेश्चंस दे देता है कि एक सिमिलर लेटीट्यूड्स पे कौन कौन सी सिटीज आएंगी, कभी कभी वो देता है कि इस स्टेट से उस स्टेट तक ट्रेवल करने पे कितने स्टेट्स बीच में आएंगे इन शॉर्टेस्ट रूट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है, आसपास की लोकेशंस को भी एक्सप्लोर करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बोमा टेक्निक के ऊपर। बोमा टेक्निक वॉज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हाइपरसोनिक मिसाइल, ट्रांसलोकेशन ऑफ एनिमल्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड काफ एंड न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन। तो देखो, ये जो बोमा टेक्निक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्रांसलोकेशन ऑफ एनिमल के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों था, लेट्स सी। रिसेंटली अफ्रीकन टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसलोकेट डियर फ्रॉम केवलादेव नेशनल पार्क। जो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, वहां से अभी एक स्पॉटेड डियर को ट्रांसलोकेट करने के लिए ये अफ्रीकन टेक्निक यूज की गई है, जो है बोमा टेक्निक, है ना। अब देखते हैं कि इस टेक्निक में होता क्या है, ये है क्या। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि टेक्निक में कितना कैसे करते हैं, कैसे हम उनको ट्रैप करते हैं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि ये किससे रिलेटेड है, ये टर्म हमें याद रहनी चाहिए कि बोमा टेक्निक किससे रिलेटेड है। और इसके अलावा यहाँ पर न्यूज में क्या था, ये नेशनल पार्क, तो ये नेशनल पार्क के ऊपर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ये साइट कब बनी, कब नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, और क्या ये हेरिटेज साइट में आता है। तो ये सब हम देखते हैं आगे। देखो, बोमा टेक्निक है सबसे पहले इंडिया में केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान में यूज किया गया। सेकेंड चीज, ये किस लिए यूज किया गया? फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रांसलोकेटिंग स्पॉटेड डियर टू मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में ही है, तो यहां से यहां तक ट्रांसलोकेट करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया गया। अब इस टेक्निक में करते क्या है, इस टेक्निक में कैप्चरिंग टेक्निक है, इसमें एनिमल्स को उनको लालच दिया जाता है कि उनको ट्रैप करने के लिए, जैसे डियर है तो उसके लिए उसको फॉडर दिया जाएगा या फॉडर का लालच दिया जाएगा, और उसको ऐसे लालच देके एक फनल लाइक फेंसिंग में पुश करते हैं हम। फनल लाइक है तो कहीं पर जाके एंड होगी, तो फनल लाइक फेंसिंग में उसको पुश करते हैं और वो उस इनक्लोजर से होके ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां हम उनको ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंक्लोजर में उसको ट्रैप कर देते हैं। कुल मिला के ये एक टाइप का ट्रैप है जहां पर हम उनको पुश करते हैं कि ये इस रूट को फॉलो करके इस ट्रैप में फंस जाए बाय एनी मीन। ओके, या तो उसको हम चेस करते हैं या हम उसको फॉडर का लालच देते हैं, इस सब चीजें टेक्निक यूज करके उसे कैप्चर किया जाता है। तो ये है हमारा बेसिकली बोमा टेक्निक। इसकी डिटेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। यूक्रेन में जो हमारे सिटीजन्स फंसे थे, अभी रिसेंटली जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, अभी भी वॉर चल रहा है,
तो उसमें जो लोग हमारे फंसे थे उसके लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? टू इवेक्यूएट देम, टू इवेक्यूएट दोज इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लॉन्च किया था ऑपरेशन? अब इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था। अब हम देखते हैं ऑपरेशन गंगा है क्या। इसके साथ साथ और भी ऑपरेशंस जो मेंशन है उनको भी हम देखेंगे कि ये कब लॉन्च किए थे इंडिया ने और ये किससे रिलेटेड है। ये आप देख सकते हो लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है अपने घर वापस लौटने पर। अब ये देखिए इंडिया के पुराने जितने भी बिगेस्ट इवैक्यूएशन मिशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है या जनरली बोला जाता है कि इंडिया आउटराइटली या फिर बहुत ज्यादा रशियन जो इन्वेजन है उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं करता। तो मैं आपको उसका एक रीजन देता हूं कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर अपने सिटीजन्स फंसे होते हैं तो हमें दोनों ही कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है दोनों का कोऑपरेशन चाहिए रहता है। तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उन दोनों का कोऑपरेशन होगा तभी हम उन सिटीजन्स को निकाल पाएंगे। जैसे हमारे एक बार फॉरेन मिनिस्टर ने बताया था कि जब यमन में हमारे सिटीजन्स फंसे थे तब हमारे जो सऊदी अरेबिया के किंग के साथ जो रिलेशन थे उनको यूज करके हमने रोजाना 1 घंटे का सीज फायर हमें मिलता था उनकी तरफ से कि 1 घंटे बॉम्बिंग नहीं होगी और उस 1 घंटे में हम अपने सिटीजन्स को सेफली वहां से इवैक्यूएट कर पाए। तो इसलिए अच्छे रिलेशन होना, डिप्लोमेटिक रिलेशन होना, उसके साथ साथ उसको दोनों ही कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है दोनों से अच्छे रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इंडिया का ये स्टैंड रहता है कि वो रशियन इन्वेजन को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करता है। हाँ, ये वॉर के इंडिया अगेंस्ट है, दैट इज क्लियर, बट यानी किसी कंट्री के अगेंस्ट होना एंड वॉर के अगेंस्ट होना इज 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके, अब देखते हैं इसमें बाकी के ऑपरेशंस क्या क्या थे। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये हमने अफगानिस्तान वॉर के टाइम लॉन्च किया था, अफगानिस्तान में से हमारे सिटीजन्स को निकालने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत 2021 में कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम इसको हमने लॉन्च किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम किया था। ऑपरेशन राहत, ये मैं जिसका आपको बता रहा था, जो यमन से हमारे सिटीजन्स को निकालने के लिए ये हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन मैत्री, ये नेपाल अर्थक्वेक के टाइम लॉन्च किया गया था। तो हम इनमें यूज क्या करते हैं, हम या एयरफोर्स प्लेन भी यूज करते हैं, एयर इंडिया के प्लेन्स भी यूज करते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें याद रखना है इन ऑपरेशंस के नाम और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिगार्डिंग केवलादेव नेशनल पार्क। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला बोल रहा है कि ये लोकेटेड है भरतपुर राजस्थान में। दूसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है इट इज डिजिग्नेटेड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन इन 1981। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये भरतपुर में लोकेटेड है और ये एक रामसार कन्वेंशन के अंडर में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इसको डिक्लेयर किया गया था 1981 में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि वहां से एक स्पॉटेड डियर को बोमा टेक्निक के थ्रू ट्रांसलोकेट किया है। कहां पर? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में। तो इसलिए ये अभी न्यूज में था, इसलिए हमें इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो केवलादेव नेशनल पार्क जो है इसको पहले बोलते थे भरतपुर बर्ड सेंचुरी और ये भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है। मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताऊंगा मैप पर, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में नेशनल पार्क पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, टाइगर रिजर्व्स भी पूछ चुका है, तो इसलिए हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1981 में डिक्लेयर किया गया था, मतलब हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, ये मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज मैन मेड एंड मैन मैनेज्ड वेटलैंड। ठीक है, चौथा है हमारा ये, इसको हम प्रोटेक्टेड सेंचुरी 1971 में डिक्लेयर कर चुके हैं और इसके साथ साथ ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1985 में। ठीक है, तो ये इसके डिटेल्स हैं, ये हमें याद रखनी है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूं। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हो कि राजस्थान में ये है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं, यहां पर ये लोकेटेड है। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए मुकुंदरा हिल्स कहां पर है, ये भी राजस्थान में है और ये लोकेटेड है यहां पर। तो यहां से यहां हमने स्पॉटेड डियर को ट्रांसलोकेट किया था। तो ये दोनों ही नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही न्यूज में थे। यूपीएससी कैन पुट क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आया होगा और इन्हीं 5 टॉपिक को अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिए
अभी टाइम बहुत कम है, तो जितना ज़्यादा हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ 5 कंसेप्ट भी प्रिपेयर हो जाए, ताकि जब आप ये वीडियो देख के जाओ तो ना कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस, 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी अच्छे से याद हो और वो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। या डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो फिर भी आपको एग्जामिनेशन में वो किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। और बिलीव मी, एक ऑप्शन सही होने पे एक क्वेश्चन सही हो सकता है और एक क्वेश्चन सही होने पे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, एग्जाम से बाहर जा सकते हो। तो एक क्वेश्चन काफी कुछ डिटरमाइन करता है, एक नंबर से भी बच्चे क्लियर करने से रहते हैं और वो मेंस देने से रह जाते हैं। तो हमारे लिए मेंस देना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कट ऑफ क्लियर करना प्रीलिम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So all the best for your preparation. Please like and share this video. We will meet again. Thank you.